नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज हम आपकी टैक्स से जुड़ी हुई जरूरी बात करने वाले हैं। बस कुछ ही दिन बाकी है, 31 मार्च आ जाएगा। अब 31 मार्च क्यों है खास, आपको तो मालूम है। टैक्स सेविंग के लिए आपके लिए 31 मार्च की डेट जानना और समझना बेहद जरूरी है। तो अब तक अगर आपने टैक्स सेव करने के लिए निवेश नहीं किया है तो अभी भी 7 दिन का समय आपके पास बाकी है। तो ऐसे लेट कमर्स के लिए ये शो हम लेकर आए हैं जो अब तक निवेश किसी वजह से नहीं कर पाए हैं और किन विकल्पों में आप निवेश कर सकते हैं, ये आज हम अपने शो में समझेंगे। कुछ और बारीकियां बताने के लिए हमारे साथ जो आज मेहमान हैं उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ आज है अंकित गुलगुलिया, फाउंडर ग्रेविटा कंसल्टिंग। अंकित, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु में। स्वाति जी, आपको और जी न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार। क्या खास आज हम शो में चर्चा करेंगे, उस पर एक जरा नजर डाल लेते हैं। आज शो में हम जानेंगे प्रोविडेंट फंड से ब्याज पर कितना टैक्स छूट का इजाफा बढ़ा है, लास्ट मिनट कहां करें टैक्स प्लानिंग, एनपीएस में निवेश से अतिरिक्त टैक्स कैसे बचेगा, साथ ही समझेंगे 31 मार्च के पहले के जरूरी काम कौन से करने हैं आपको। अंकित, ये तो हम आपसे समझने वाले हैं कि लास्ट मिनट टैक्स प्लानिंग के लिए कौन कौन से निवेश विकल्प है इस वक्त बेस्ट, लेकिन उससे पहले एक जरूरी खबर पर आपसे थोड़ी और डिटेल्स में समझना चाहती हूं जो बस अब कुछ देर पहले ही आई है, एक दिन पहले। इसमें सरकार की तरफ से ये ऐलान हुआ है कि जो प्रोविडेंट फंड पर आप योगदान देते हैं उसकी लिमिट बढ़ा दी गई है। मतलब जो उस पर ब्याज पर जो टैक्स कटने की जो लिमिट थी उसको बढ़ा दिया गया है, जो बजट में 2.5 लाख रुपए रखा गया था। जरा इस पर थोड़ा और क्लैरिटी दीजिए, बजट में क्या ऐलान किया गया था और अब जाकर ये प्रोविडेंट फंड के ब्याज पर बड़ी टैक्स छूट कितनी हो गई है। स्वाति, बजट 2021 में पहली बार प्रोविडेंट फंड का जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है उसको टैक्स के दायरे में लाने की गवर्नमेंट की इंटेंट है और अकॉर्डिंगली जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन था विच इज अभी तक एग्जेम्प्ट था बजट 2021 के पहले। पीएफ में हम हमेशा बोलते थे कि पीएफ इज ट्रिपल ई, कि उसमें जो निवेश है, उसमें जो ब्याज है और उसकी जो फाइनल मैच्योरिटी है वो तीनों एग्जेम्प्ट होंगी। उसमें अब जो ब्याज वाला कंपोनेंट है वो 2.5 लाख के ऊपर के कंपोनेंट पे अगर एम्प्लॉई वो 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे तो उस पे जो डिफरेंशियल इंटरेस्ट बनेगा उस डिफरेंशियल इंटरेस्ट को गवर्नमेंट ने टैक्स कर दिया था इस बजट 2021 में। अब जो कल नोटिफिकेशन जो इन्होंने रिलीज किया है वो बेसिकली नॉर्मल प्राइवेट एम्प्लॉइज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सो इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द प्राइवेट एम्प्लॉइज, बिकॉज ये सिर्फ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जो लोग एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव ही नहीं करते, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज जो स्टैट्यूटरी फंड में पैसा डालते हैं या जनरल प्रोविडेंट फंड में पैसा डालते हैं, ये उनके लिए एप्लीकेबल है। सो प्राइवेट एम्प्लॉइज को अभी भी वही सेम टैक्सेशन रिजीम फेस करना है 21-22 के अंदर, जहां पे 2.5 लाख से ऊपर का अगर उनका कंट्रीब्यूशन है तो 2.5 लाख के डिफरेंशियल कंट्रीब्यूशन का से 3 लाख का कंट्रीब्यूशन किया है तो 50,000 पे ऊपर जो ब्याज आपका बनता है विच इज अराउंड 8.2%, उस पर आपको टैक्स देना होगा अभी भी। सो नटशेल में पीपीएफ पे कोई चेंज नहीं है, बिकॉज पीपीएफ में अभी भी जो लिमिट है वो 1.5 लाख ही है, जबकि ये टैक्सेशन जो इंट्रोड्यूस किया गया है विच इज ओनली फॉर द कंट्रीब्यूशन अबव 2.5 लाख ओनली। So not a big change for most common people. ओके, तो अंकित ने ये क्लियर कर दिया कि आखिरकार जो ये प्रोविडेंट फंड से जुड़ी हुई जरूरी खबर है वो किन के लिए है और किन को ज्यादा ध्यान देने की इसमें जरूरत है। अब टैक्स बचाने का क्योंकि आखिरी मौका है और अभी भी कई लोग जो हैं वो समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि कहां पर इन्वेस्ट किया जाए। हम तो 7 दिन कह रहे हैं अंकित, क्या लेकिन क्या वाकई 7 दिन है टैक्स बचाने के लिए? ये सोती, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है। ये एक्चुअली मैं सभी दर्शकों को ये अलर्ट करूंगा कि आप ये 31 मार्च की जो डेडलाइन है इसको लेके बहुत सीरियस ना हो जाएं, क्योंकि एक्चुअली जो डेडलाइन है वो 31 मार्च से काफी पहले है। उसके 2 कारण हैं। एक तो क्या है कि जो इस बार सेबी ने अमेंडमेंट किया है विच इज के आपने जो भी ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड्स में, वो इन्वेस्टमेंट आपको तभी मिलता है जब म्यूचुअल फंड के बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाए, वो भी दोपहर में 3 बजे तक। ओके। अगर से फॉर एग्जांपल मैंने चेक जो है वो एक पर्टिकुलर डेट पे दिया है और वो चेक जो है वो 31 तक अगर 3 बजे तक क्रेडिट नहीं होता, 3 बज के 1 मिनट पे क्रेडिट होता है से फॉर एग्जांपल,
तो वो उसका बेनिफिट क्लेम नहीं कर पाएंगे इस फाइनेंशियल ईयर में। सो 1.5 लाख पे 50,000 इज गॉन। सो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट ऑन दिस। सिमिलरली इसी तरह से आप देखें एनपीएस में भी जो फंड मैनेजर्स हैं उनके अकाउंट में भी क्रेडिट होने के लिए कम से कम 2 से 3 दिन का पीरियड लगता है। सो आप ये 31 की डेडलाइन बेटर यही रहेगा कि आप इसको जो है ना वो T-3 या T-2 करके देखें, खासतौर पे तब जब आगे होली का टाइम है। 29 की छुट्टी होली की है और 27 तारीख को जो है वो 4th सैटरडे होने की वजह से बैंक के बंद। तो कुल मिलाकर 7 दिन तो मत ही मानिए आप 31 मार्च तक टैक्स सेविंग के लिए। 2-3 दिन का आपके पास टाइम है टैक्स सेव करने के लिए, जो भी आपको निवेश करना है तो, क्योंकि होली भी आ रही है सोमवार को और काफी छुट्टियों की वजह से बैंक के कामकाज में प्रभाव इसका पड़ेगा। चलिए अब टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट ईएलएस सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे काफी ज्यादा प्रचलित टैक्स सेविंग प्रोडक्ट माना जाता है अंकित। अब ईएलएस की ऐसी क्या खासियत है जिससे हम ये लोगों को बोले कि हाँ लास्ट मिनट अगर टैक्स सेव करना है तो ईएलएस एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस हो सकता है? स्वाति, मेरा भी यही मानना है इट्स वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि इसका कारण है अगर आप जितने भी एटीसी के इंस्ट्रूमेंट्स देखें, चाहे वो ईएलएसएस है, चाहे पीपीएफ है, एनएसआईसी है, सुकन्या स्कीम है, एनपीएस है, ईएलएसएस की खासियत यह है कि ईएलएसएस का लॉक इन पीरियड सबसे शॉर्टेस्ट, विच इज जस्ट 3 years। सो आप बेसिकली जो लॉक इन का पूरा प्रोसेस है, आप अगर देखें पीपीएफ को तो 15 साल का लॉक इन है, या एनपीएस को देखें तो रिटायरमेंट तक का लॉक इन है। इट इज ओनली ईएलएसएस जो कि एक मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट है, और यहां पर आपको लॉक इन सिर्फ 3 साल का करने के बाद यू कैन विड्रॉ द अमाउंट। जब आप विड्रॉल करेंगे तो विड्रॉल के टाइम जितना आपने कैपिटल गेन बुक किया है वो कैपिटल गेन पे आपको 10% के हिसाब से टैक्स देना है, और उसमें भी 1 लाख तक का कैपिटल गेन जो है वो एग्जेम्प्ट है। तो ईएलएसएस अगर समझा जाए तो इसको टैक्स सेविंग प्रोडक्ट की तरह से तो देखते ही हैं लोग, लेकिन ये वेल्थ क्रिएशन का बहुत बेहतरीन तरीका है। और उसके बाकी तमाम फायदे जो अंकित ने गिनाए हैं यहां पर कि सबसे न्यूनतम लॉक इन इस वक्त इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ टैक्स बचत के लिए ही आपको ईएलएसएस में निवेश करना चाहिए, और भी कई खूबियां हैं। आप इसको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर टैक्स सेव करने के लिए भी करना है तो इन आखिरी कुछ दिनों में ईएलएसएस एक मुश्त पैसे जमा करने का एक अच्छा आपके लिए विकल्प हो सकता है। एनपीएस का आपने जिक्र किया कि एनपीएस में भी इतना छोटा लॉक इन नहीं है जब आप कंपैरिजन की बात करते हैं, लेकिन एनपीएस की अपनी खूबी अंकित ये है कि 1.5 लाख का जो एटीसी का जो हम बेनिफिट लेते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, उसमें 50,000 की अतिरिक्त छूट सिर्फ और सिर्फ अभी एनपीएस ही देता है। तो इसका जो पूरा टैक्स का जो स्ट्रक्चर है एनपीएस का, या कैसे हम अतिरिक्त छूट ले सकते हैं, वो किस तरह काम करता है? एनपीएस एकमात्र ऐसा इंस्ट्रूमेंट है पूरे एटीसी रिजीम में, पूरे चैप्टर 6A में, जहां पर ये एडिशनल 50,000 रुपए और जो कि एटीसी की लिमिट के बियॉन्ड है, टोटल एटीसी की लिमिट 1.5 लाख है, और एनपीएस में आप एडिशनली 50,000 की जो लिमिट है उसको और यूज कर सकते हैं। तो टोटल डिडक्शन जो है वो आप 2 लाख का ले सकते हैं। तो से फॉर एग्जांपल आपने पीपीएफ में अगर जमा किया 1.5 लाख, तो आप 50,000 रुपए एनपीएस में भी अगर डाल देते हैं तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलता है। बट एनपीएस के साथ में व्हाट वी हैव टू बी वेरी क्लियर ऑफ इसकी एनपीएस का जो डिडक्शन है वो टू द परसेंट ऑफ 10% ऑफ द बेसिक सैलरी और द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड का लोअर है। मतलब आपकी बेसिक सैलरी का 10% तक ही बेसिकली आपको एनपीएस में डिडक्शन एटीसी में मिल सकता है। और इसमें अगर मानिए, क्योंकि रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है ये, पेंशन स्कीम है प्लस निवेश स्कीम भी है, इसमें जो विड्रॉल होता है, विड्रॉल तो वैसे अलाउड ही नहीं है कि आप 60 साल की उम्र तक विड्रॉल नहीं कर सकते। कुछ स्थिति में आंशिक निकासी की इजाजत दी गई है, लेकिन जो इसको कहा गया है कि हाँ ये पूरी तरह से टैक्स फ्री इंस्ट्रूमेंट है, वो किस मोमेंट पर ये टैक्स फ्री हो जाता है और कितना जो है कंपलसरी आपको एन्युइटी में डालना पड़ता है? सी, तो रूल इज दैट 60% एट द एज ऑफ 60, दैट इज द रूल। 60 एट एज 60, दैट मीन्स के 60 ईयर्स के जब आप हो जाएं या आप रिटायरमेंट जब अचीव करें, तब आप 60% तक अगर विड्रॉ करते हैं तो वो अमाउंट जो है वो कंप्लीटली टैक्स फ्री होगा, बट 40% हैज टू स्टिल रिमेन इन द एन्युटी। सो वो जो अमाउंट है आप इसके बियॉन्ड जो है वो विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। देयर इज अनदर स्कीम विच इज 70 ईयर 10 इंस्टॉलमेंट,
but that practically is very difficult for people who have invested at 30s or 40s because वो कभी भी mature नहीं होगा. So the general principle is that the NPS has one big problem, that is you cannot withdraw the complete amount. You have to just withdraw 60% and 40% will still remain in the annuity. But there is no maximum limit. You can go beyond this 1.5 lakhs or 2 lakhs also. There is no limitation as such. ओके अंकित, एक बात बताइए, क्योंकि हम लास्ट मिनट टैक्स सेविंग की बात कर रहे हैं, अब तक हमने ELSS की बात की है और हमने एनपीएस को डिस्कस किया है, और जैसा अभी आपने बोला कि 31 मार्च तक अगर मानिए किसी को इन्वेस्ट करना है टैक्स सेव करने के लिए, तो एनपीएस ऑप्शन तो मतलब पूरे सीन से ही बाहर हो जाता है. तो एनपीएस अभी अगर लास्ट मिनट किसी को करनी है टैक्स सेविंग, तो एनपीएस एक ऑप्शन है ही नहीं. ELSS में हाँ एक मुश्त निवेश कर सकते हैं टैक्स सेव करने के लिए इन कुछ दिनों में. बट ELSS में भी यू हैव टू बी वेरी फास्ट, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि फंड क्रेडिट होना इंपॉर्टेंट है, सो द प्रोसेसिंग हैज टू बी डन वेरी फास्ट. यू हैव टू बी अलर्ट ना, आपको अलर्ट रहना होगा इसमें. बिल्कुल, और ये बात ध्यान में रखिए, ये हम लास्ट मिनट टैक्स प्लानिंग की बात तो कर रहे हैं और हर साल लास्ट मिनट टैक्स प्लानिंग का शो भी करते हैं, लेकिन सही टैक्स प्लानिंग का जो वक्त है वो होता है 1 अप्रैल से. आपको अप्रैल से ही अपनी टैक्स प्लानिंग की तैयारी करनी चाहिए, जिससे कि आपको जिस भी इंस्ट्रूमेंट में आप पैसे डालते हैं उसको आपका बेनिफिट भी मिले या कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिले और आपको अपने टैक्स प्लानिंग के साथ साथ रिटर्न का भी फायदा मिले. इस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है. पब्लिक प्रोविडेंट फंड, कितने सारे ऐसे लोग हैं, और आपको भी मालूम होगा अंकित कि लास्ट मिनट अगर किसी को टैक्स प्लान करना है तो सबसे पॉपुलर जो जगह है वो है पीपीएफ में पैसे डाल दो और बस निश्चिंत हो जाओ. वैसे ये जो ट्रेंड है वो आपको वाकई लगता है कि एडवाइजेबल है, लोगों को ऐसा करना चाहिए? दूसरी बात ये कि पीपीएफ अगर हम कंपेयर करें बाकी किसी भी टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट से, तो आप इसको कहां पर रखेंगे? एक तो पीपीएफ जो है वो मार्केट लिंक्ड नहीं है, इट्स अ नॉन मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट. तो जो लोग एक वेल्थ कंपाउंडिंग को लेके रिस्क एवर्स नेचर के हैं, जिनको ज्यादा रिस्क नहीं चाहिए, उनके लिए पीपीएफ मेरे व्यू में एक अच्छा ऑल्टरनेट है. बिकॉज पीपीएफ में अभी भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ रिटर्न है, इट इज 7.1% राइट नाउ. सो इफ यू सी द 15 years लॉक इन, अगर आप 15 साल का लॉक इन रखें और 7.1% कंसिडर करें, जो कि बेसिकली एक EEE स्कीम में है, पीपीएफ इज वन ऑफ दोस इंस्ट्रूमेंट जो कि EEE में है. EEE का मतलब होता है कि निवेश के वक्त, उसके बाद जो निवेश से ब्याज उत्पन्न होता है वो, और जब फाइनल मैच्योरिटी हो, तीनों ही स्टेजेस पे पीपीएफ जो है वो कंप्लीटली एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट है. सो इनकम टैक्स में तीनों स्टेजेस में ना टैक्स लगने की वजह से, बट द ओनली इशू इज कि पीपीएफ में अपर लिमिट जो है वो 1.5 लाख की ही है. तो आप 1.5 लाख तक अगर आप एटीसी में जाते हैं तो द बेटर ऑल्टरनेट कैन बी कि आप 1.5 लाख तक पीपीएफ को यूज कर लें, और उसके बाद जो है वो 50,000 बेसिकली एज एडिशनल अमाउंट और रखें एनपीएस में, सो दैट यू कैन यूज द कंप्लीट 2 lakhs टू द एक्सटेंट इट इज पॉसिबल. हाँ, आपने ये सही बोला कि एक कॉम्बिनेशन क्रिएट किया जा सकता है अगर आपको 2 लाख का फायदा लेना है, क्योंकि आप पीपीएफ में एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते ही हैं. 1.5 लाख का वहां पर फायदा ले लिया और एनपीएस का फायदा और अतिरिक्त 50,000 बेनिफिट लेने के लिए कर लिया, तो टोटल आपको 2 लाख का टैक्स सेविंग का फायदा यहां पर होगा. इसमें पीपीएफ में हमें मालूम है कि 15 साल का लॉक इन है, लेकिन इसमें भी कुछ प्री मैच्योर विड्रॉल की शर्तें हैं, और अगर वैसा कर दिया जाए तो टैक्स भी लगता है. वो कितने साल के बाद है अंकित? दिस इज फ्रॉम द 7th year आप प्री मैच्योर कर सकते हैं. बट 7th year में अगर आप प्री मैच्योर करते हैं तो उस केस में आपको बेसिकली जो है वो डिफरेंशियल लायबिलिटी जो है वो बियर करना पड़ता है, विच वी ऑल्सो कॉल्ड एज टैक्स बेनिफिट रिवर्सल इफेक्ट. तो आपने 80C में जो अमाउंट रिसीव किए हैं, वो 80C में आपने जो अभी तक अमाउंट रिसीव किया होगा वो उस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा. ओके, तो ये तो पीपीएफ की बात हुई है. बहुत सारी खूबियां हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे आपके पास ऑप्शंस है जहां पर आप लास्ट मिनट टैक्स सेविंग प्लान अपनी कर सकते हैं, और उसमें से एक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है अंकित. हालांकि छोटे लॉक इन पीरियड का एक प्रोडक्ट है, और अगर हम घटती हुई ब्याज दरों या लो इंटरेस्ट रिजीम की बात करें तो 6.80 जो इस वक्त नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में ब्याज मिल रहा है वो बहुत ज्यादा कम नहीं है. एक टाइम पे तो जब पीपीएफ की ब्याज दरें बहुत ज्यादा हाई होती थी या बाकी होती थी, तब लगता था कि हाँ एनएससी तो बहुत ही कम इंटरेस्ट वाला एक प्रोडक्ट है, लेकिन अब ये ऑलमोस्ट एट पार
आने की कोशिश में डेफिनेटली है, क्योंकि बाकियों की ब्याज दरें नीचे गिर गई है। एनएससी की खूबियां आप बताइए। एनएससी जैसा आपने बोला कि 6.80 अब काफी कंसिडरेबल हो जाता है, कंसिडरिंग जो आज की सिचुएशन है, खासतौर पे तब जब एफडीज के रेट्स भी रिड्यूस हो रहे हैं। एनएससी में 5 इयर्स का लॉक इन है और आपको 6.80% पर एनम के हिसाब से जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। जितना भी आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे 80C में फॉल करेगा, तो आप प्रिंसिपल अमाउंट जो है और जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसमें 1.5 लाख तक का बेनिफिट आप ले सकते हैं। बट द राइडर क्लॉज इज कि फाइनल ईयर में, जब बेसिकली फाइनल ईयर होगा, उसमें जो भी इंटरेस्ट रिसीव होता है आपको, वो इंटरेस्ट बेसिकली लायबल टू टैक्स होगा। तो दैट विल बी टैक्सेबल एंड इट विल बी एडेड अप टू योर टैक्सेबल इनकम। लेकिन ये जो हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं अंकित, मुझे एक बात बताइए, ये कैसे निवेशकों के लिए है? हम ये मानते हैं कि हाँ, पीपीएफ में अक्रॉस ऑल द बोर्ड हर कोई निवेश कर सकता है। ईएलएसएस जो थोड़ा जोखिम लेना चाहते हैं वैसे निवेशकों के लिए है। एनपीएस क्योंकि रिटायरमेंट कम पेंशन स्कीम है, तो वो जो नौकरी पेशा है उनके लिए फिट बैठता है। एनएससी कैसे निवेशकों के लिए सही बैठता है टैक्स सेविंग के लिए? एनएससी भी मार्केट लिंक नहीं है, तो एनएससी इज जस्ट लाइक अ गिल्ट सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी एंड अल्टीमेटली इट इज रिस्क एवर्स। जो है, जिन लोगों को रिस्क नहीं चाहिए, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए, उन लोगों के लिए आई वुड से इट इज अ बेटर ऑप्शन। यू कैन कंपेयर इट विद एफडी रिटर्न। जैसे एफडी में यू हैव अ बैंक हु इज बेसिकली राइडिंग इट, तो बैंक में भी बेसिकली ईडीएलआई लगता है फॉर द एफडी डिपॉजिट, जो 5 लाख की लिमिट है। यहाँ पे द सेंस ऑफ सिक्योरिटी इज अ लिटिल बिट मोर आई बिलीव। तो रिस्क एवर्स जो है, जिनको रिस्क नहीं चाहिए, उनके लिए अच्छा विकल्प है। जी, तो ये कुछ हमने विकल्पों की बात की है टैक्स सेव करने के लिए। अब तक हमने ईएलएसएस पे चर्चा की, एनपीएस की बात की है, पीपीएफ की खूबियां जानी है, एनएससी टैक्स सेविंग के लिए, लास्ट मिनट टैक्स सेविंग प्रोडक्ट के लिए कैसा है ये समझा है। यूलिप की चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। सुकन्या समृद्धि में पैसा डाले तो कितना फायदा होगा, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट की भी बात करेंगे, और साथ ही 31 मार्च से पहले किन कामों को आपके लिए करना है जरूरी, इस पर भी चर्चा रहेगी जारी। देखते रहिए मधुगुरु। Dollar Big Boss, Pitta Boss.
टैक्स बचाने का आपके पास है आखिरी मौका। लास्ट मिनट टैक्स प्लानिंग के लिए कहां करें निवेश? आज हम बात करें टैक्स एक्सपर्ट अंकित गुलगुलिया हमारे साथ है, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। अंकित, यूलिप, जब ईएलएसएस की बात होती है तो यूलिप की भी बात होती है, म्यूचुअल फंड्स की बात होती है, और यूलिप भी एक अच्छा खासा अब पॉपुलर होता हुआ प्रोडक्ट है जब हम टैक्स सेविंग की बात करते हैं। पर यूलिप को लेकर बजट में कुछ बदलावों का ऐलान भी किया गया है टैक्स के मोर्चे पर। ये बदलाव क्या है, और यूलिप एज अ प्रोडक्ट अगर हम टैक्स सेविंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं तो कितना ज्यादा कारगर है ये? उसी यूलिप जो है वो बेसिकली ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें लाइफ इंश्योरेंस और इक्विटी मार्केट्स दोनों कंबाइंड है। सो आप जब यूलिप को 2021 के बजट के पहले देखते थे तो व्हाटएवर वाज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम उसका तो एटीसी में क्लेम मिलता ही था, पर साथ ही साथ जब मैच्योरिटी होती थी तो मैच्योरिटी में जो भी अमाउंट रिसीव होगा वो 1010D में भी एग्जेम्प्ट होगा पूरे तौर पर, और वो जो है वो 10% ऑफ द सम एश्योर्ड तक का प्रीमियम अगर आप जमा करते हैं तो ये लॉ जो है वो एप्लीकेबल था। बट अब जो बेसिकली पुराने वक्त में जहां पर यूलिप जो है वो ओवर पावर करता था ईएलएसएस को, कि ईएलएसएस मैच्योरिटी के वक्त टैक्सेबल हो जाता है कैपिटल गेन्स में और 10% का टैक्स लगता है अंडर 112A। बट यूलिप में ये कंडीशन अभी तक नहीं थी। इस साल से 2021 से यूलिप में एक अमेंडमेंट कर दिया गया है कि अगर आप प्रीमियम जो है वो 2.5 लाख से ऊपर अगर पे करते हैं एक ऐसी यूलिप पॉलिसी का, जो यूलिप की पॉलिसी आपने 1 फरवरी 2021 के बाद ली हो, तो उस केस में ये 1010D की एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगी मैच्योरिटी पे, और मैच्योरिटी पे आपको 10% के हिसाब से जस्ट लाइक अ नॉर्मल ईएसएस आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये एक मेजर चेंज है जो इस बार के बजट में है, बट ये सब्सिक्वेंट ईयर के लिए है जो ये 1 अप्रैल से लागू होगा और 1 फरवरी 2021 से पॉलिसीज ली गई हैं। ओके, एक और काफी प्रचलित जो ऑप्शन है टैक्स सेविंग के लिए वो सुकन्या समृद्धि। हालांकि इसके रिस्ट्रिक्शंस ये हैं कि ये सिर्फ बेटियों के लिए है, ब्याज भी अच्छा खासा है इसका। तो सुकन्या समृद्धि में निवेश अभी भी एकमुश्त किया जा सकता है लास्ट मिनट टैक्स प्लानिंग के लिए? स्वाति, आई हैव ऑल्सो, मेरी भी बेटी है, सो मेरे लिए सुकन्या जो है, आई पर्सनली फील दैट सुकन्या इज अ वेरी गुड स्कीम। एंड सुकन्या में खास तौर पे अच्छी चीज ये है कि आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बाकी इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा मिलता है। एट द सेम टाइम द रेट ऑफ इंटरेस्ट राइट नाउ इज 7.6%, और एट द सेम टाइम आपको 14 साल के निवेश के बाद जो है वो 21 साल तक के पीरियड में आप ये अमाउंट जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं, या तो जो बच्ची है वो 18 साल के ऊपर हो जाए तो आप एक पार्शियल फंडिंग 50% तक की कर सकते हैं। एट द सेम टाइम जो भी आप अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करें उसमें भी आपको एटीसी का बेनिफिट मिलता है ओवरऑल। सो इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड स्कीम, बट इसमें दिक्कत सिर्फ ये है कि ये उन लोगों के लिए है जिनकी गर्ल चाइल्ड है, ये एक जिनके बॉयज हैं या जो बेसिकली अपने पर्सनल यूज के लिए करना चाहते हैं, वो चीज पॉसिबल नहीं है। और आखिर में पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट की बात करेंगे। इसमें भी 6.70 का ब्याज है 5 साल के लॉक इन के साथ। ये भी अच्छा खासा लोगों में है पॉपुलर टैक्स सेविंग ऑप्शन। अंकित, इसमें इस बार से अप्रैल 2018 से एक अमेंडमेंट था विच इज दैट द सीनियर सिटीजन्स जो भी होंगे उनका टैक्स जो है, इंटरेस्ट अगर 50,000 तक है तो वो भी इंटरेस्ट जो है वो एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। अदर देन दैट आप जब भी कोई एफडी में निवेश करेंगे जो 5 साल की लॉक इन में है, चाहे वो पोस्ट ऑफिस एफडी में है, चाहे वो बैंक फिक्स डिपॉजिट में है, आपका जो निवेश है वो निवेश तो एटीसी में एग्जेम्प्ट है, बट एट द सेम टाइम जो उसका इंटरेस्ट होगा दैट इंटरेस्ट विल लायबल टू रिमेन टैक्सेबल। ओके, और 31 मार्च से पहले जो जरूरी काम करना है, समय क्योंकि कम है इसलिए मैं 1-2 ही आपसे पूछूंगी अंकित, बाकी मैं दर्शकों को दिखा रही हूं। पैन और आधार लिंक अब आखिरी अल्टीमेट डेडलाइन माने 31 मार्च की? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत डेडलाइंस ऑलरेडी गवर्नमेंट दे चुकी है। गवर्नमेंट ने बहुत रिलैक्सेशन दिया है इस पे, एंड आप मान के चलिए मेरे व्यू में 31 मार्च 2021 इज द हाईएस्ट डेडलाइन, तो आप इसमें लिंकिंग कर लीजिए। और हाँ, और ये जो नया पुराना टैक्स सिस्टम अगर किसी को चूज करना है तो उसमें ये 31 मार्च का आखिरी टाइम है और उसके बाद नहीं किया जा सकता है? मैं करेक्शन करूंगा इसमें, ये जो है ये लास्ट टाइम नहीं है ऑप्ट करने का। ऑप्ट करने का टाइम तो जब हम रिटर्न भरेंगे इसका तब लास्ट टाइम होगा, बट एसेंशियली क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट्स जो है वो सारी जो है वो 31 तक ही करनी है, और नई रिजीम में आपको जो इन्वेस्टमेंट्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो इट इज अ बेटर ऑप्शन कि आप जो है वो अपना पेन पेपर लेके
एटलीस्ट जो है वो एक्सेल शीट्स पे ये दोनों को कंपैरेटिव जरूर बना लीजिए आज। ओके, और कुछ ऐसे और जरूरी काम जो अभी आप अपने टेलीविजन सेट पर देख पा रहे हैं, जो आपको 31 मार्च से पहले करने हैं पूरे, बिल्कुल नोट कर लीजिए। अगर नहीं याद रहता है तो मनी गुरु का शो बार बार देखिए फेसबुक पेज पर या फिर यूट्यूब चैनल पर। हमारा ये शो लाइव होने के बाद भी अपलोड हो जाता है। अंकित, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मनी गुरु में आज शामिल हुए और टैक्स बचाने के बेहतरीन विकल्पों पे आपने आज चर्चा की हमारे साथ। थैंक यू सो मच स्वाति जी। इसी के साथ आज के शो में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जी बिजनेस।